प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं दिन की शुरुआत यदि अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन बेहतर होता है। तो चलिए आज हम भी अपने टॉपिक की शुरुआत एक सुंदर विचार से करते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल कुछ ऐसा लिखो जिसे मैं यदि खुशी के पलों में सुनूं तो थोड़ा गमगीन हो जाऊं और उदासी के पलों में सुनूं तो खुश हो जाऊं। बिरबल ने एक सुंदर लाइन लिखी, ये वक्त गुजर जाएगा। तो चलिए वक्त के गुजरने से पहले हम भी अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स पर चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में दो इम्पोर्टेंट परमे पर डिस्कस करेंगे। साइक्लिक ग्रुप की पहली और आखिरी निशानी हमने देखी थी कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के समान होगी, और यदि ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक है तो उसकी विशेषता होती है कि उसमें ठीक और ठीक दो ही जनक होते हैं। इस बात को आज हम प्रूव करेंगे। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के ठीक और ठीक दो ही जनक होते हैं। शुरुआत करते हैं। मैं मान लेता हूँ Z एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनक है A। Z इज जनरेटेड बाय A। तो सिंबॉलिक रूप में हम जानते हैं Z इज द सेट ऑफ ऑल A to the power n फॉर सम n बिलोंग्स टू Z। यदि Z का A जनक है तो Z को इस रूप में लिखा जा सकता है A की इंटीग्रल पावर के रूप में। इस लाइन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, A to the power n, n बिलोंग्स टू Z है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ A to the power माइनस n फॉर सम n बिलोंग्स टू Z। दोनों का मीनिंग सेम है। और A to the power माइनस m को ऐसा भी लिखा जा सकता है A इनवर्स टू द पावर n फॉर सम n बिलोंग्स टू Z, क्योंकि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट में हमने पढ़ा था A to the power माइनस n या A इनवर्स टू द पावर n या A to the power n इनवर्स, तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो इस लाइन से हम कह सकते हैं Z इज जनरेटेड बाई A इनवर्स, क्योंकि G का प्रत्येक एलिमेंट A इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो Z का दूसरा जनक A का इनवर्स A इनवर्स भी होगा। तो दो जनक प्राप्त हुए A और A इनवर्स। अब ऐसा भी हो सकता है Z है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो, अर्थात A और A इनवर्स दोनों एक ही एलिमेंट हो। उस स्थिति में हमें एक ही जनक मिला और वो होगा A या A इनवर्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम प्रूव करेंगे A और A इनवर्स दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, सेम नहीं है, या A है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नहीं है। सबसे पहली बात ये प्रूव करेंगे, क्योंकि A सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो गया, इसका मतलब एक एलिमेंट ही है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट नहीं हैं। मैं मान लेता हूँ A है वो एक बार सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। सपोज किया कि A है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। यदि A सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ A होगा 2, क्योंकि प्रत्येक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट की कोटि निश्चित रूप से 2 होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ A होगा 2। यदि ऑर्डर ऑफ A 2 है तो ऑर्डर ऑफ Z भी 2 होगा, क्योंकि Z है वो A द्वारा जनरेटेड है और हम जानते हैं चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2, तो ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ Z फाइनाइट आई, जबकि हम ऊपर बात कर रहे हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की। इसका मतलब ये एक विरोधाभासी स्थिति है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया था, माना था कि A और A इनवर्स सेम ही एलिमेंट है, अर्थात A है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। इस वजह से ये विरोधाभास आया। इसका मतलब हमारा A और A इनवर्स समान मानना गलत है, सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू A इनवर्स, अर्थात A है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नहीं है। अब हमें G के दो जनक मिल चुके हैं, एक है A और दूसरा है उसका इनवर्स। और हम जानते हैं ये बात प्रत्येक ग्रुप में लागू होती है। साइक्लिक ग्रुप में कोई एलिमेंट जनक है तो उसका इनवर्स भी सदैव उसका जनक होता है। अब हम प्रूव करेंगे इस साइक्लिक ग्रुप Z का इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा तीसरा कोई भी एलिमेंट जनक नहीं हो सकता। यदि हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये प्रूव कर देंगे कि Z के सिर्फ और सिर्फ दो ही जनक होंगे। तो एक बार यहाँ पर मैं मान लेता हूँ। अब हम प्रूव करेंगे कि A एंड A इनवर्स आर द ओनली टू जनरेटर्स ऑफ Z। वापस से एक बार सपोज करता हूँ, मैं मान लेता हूँ B कोई Z का एलिमेंट है, A और A इनवर्स के अलावा है, और वो भी G का जनक है। B is not equal to A, A inverse belongs to Z is also a generator of Z। B A नहीं है, A इनवर्स भी नहीं है, लेकिन G का जनक है, अर्थात ये तीनों एलिमेंट G के एलिमेंट हैं। और एक बार हम मान रहे हैं कि तीनों ही G के जनक हैं। यदि तीनों एलिमेंट G के जनक हैं तो मैं कह सकता हूँ कि B को A की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि B भी G का एलिमेंट है, A G का जनक मान रहे हैं। तो B इज इक्वल टू A to the power m फॉर सम m बिलोंग्स टू Z। लेकिन m के लिए शर्त होगी, m का मान +1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो b a के इक्वल हो जाएगा।
और यदि m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो b है वो a इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये लाइन कह रही है तीनों ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं g के। तो हम कह सकते हैं m का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है सिवाय +1 और -1 के। वापस से g का एक जनक b हम मान रहे हैं, तो हम कह सकते हैं a भी b के पदों में लिखा जाएगा, क्योंकि a g का एलिमेंट है और b जनक है, तो a को b के इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो a इज इक्वल टू b टू द पावर k फॉर सम k बिलोंग्स टू z, क्योंकि तीनों ही जनक हैं, तीनों ही एलिमेंट हैं, तो मैं लिख सकता हूँ a को b के पदों में, तो a इज इक्वल टू b टू द पावर k फॉर सम k बिलोंग्स टू z। b का मान यहाँ से रखें तो a इज इक्वल टू a टू द पावर m के, और a इज इक्वल टू a टू द पावर m के दोनों साइड में a इनवर्स से ऑपरेट करें, तो a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू a टू द पावर m के डॉट a इनवर्स। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला a टू द पावर m के -1 इज इक्वल टू a डॉट a इनवर्स, और a डॉट a इनवर्स का मतलब हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से इस लाइन से ये निष्कर्ष निकलता है a टू द पावर m के -1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में हम जान चुके हैं, किसी भी एलिमेंट की पावर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रही है तो वहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू m के -1। और दूसरा निष्कर्ष ये भी निकाला था ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m के -1। तो यहाँ पर हम ये निष्कर्ष काम में लेंगे कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू m के -1। तो ऑर्डर ऑफ a m के -1 से छोटा या बराबर है, और m और k दोनों पूर्णांक हैं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या एक फाइनाइट संख्या है, परिमित संख्या है। यदि ये परिमित संख्या है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ g भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ऊपर हमने माना है कि ऑर्डर g है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट। तो वापस से एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और ये विरोधाभास यहाँ पर क्यों आया, और ये विरोधाभास आया कि इस वजह से आया कि हमने b को g का जनक मान लिया था। तो हम कह सकते हैं a और a इनवर्स के अलावा तीसरा कोई भी एलिमेंट g का जनक नहीं हो सकता। सो b इज नॉट इक्वल टू a a इनवर्स बिलोंग्स टू g इज नॉट ए जनरेटर ऑफ g, अर्थात a और a इनवर्स के अलावा g का कोई भी तीसरा एलिमेंट जनक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। नेक्स्ट प्रमेय में हम ये सिद्ध करेंगे कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एब्लियन ग्रुप। ये बात हमने एग्जाम्पल्स में प्रूव की थी कि प्रत्येक ग्रुप यदि साइक्लिक है, जो ग्रुप साइक्लिक है निश्चित रूप से वो एब्लियन भी होता है। यहाँ पर हम प्रूव भी करेंगे। मैं मान लेता हूँ g है वो a द्वारा जनित एक साइक्लिक ग्रुप है। यदि g a द्वारा जनरेटेड है तो g के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं x, y बिलोंग्स टू g, तो x और y को जनक के पदों में लिखा जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a टू द पावर r एंड y इज इक्वल टू a टू द पावर s फॉर सम r, s बिलोंग्स टू z। एक्स वाई को वाई एक्स के इक्वल दिखाना है, तो मैं लेके चलता हूँ एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए आर, ए टू द पावर आर डॉट ए टू द पावर एस, और इन दोनों का मतलब आया ए टू द पावर आर प्लस एस। और इस लाइन से हम कह सकते हैं ए टू द पावर आर प्लस एस इज इक्वल टू ए टू द पावर एस इंटू ए टू द पावर आर। ये है वाई और ये है एक्स। सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी। सो जी इज एब्लियन ग्रुप। लेकिन इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, अर्थात यदि ग्रुप जी आबेली है तो उसका साइक्लिक होना कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जी हमने पहले प्रूव कर चुके हैं क्लाइन फोर ग्रुप है, सेट ऑफ मैट्रिसेस है, डॉट संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप बनाता है, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। प्रत्येक एलिमेंट की विशेषता हमने वहाँ पर देखी थी, प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट था, या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं आइडेंटिटी के अलावा प्रत्येक एलिमेंट की कोटि यहाँ पर होगी 2। सो और ए बी और बी ए सी के बराबर होगा, बी सी और सी बी मैट्रिक्स का गुणनफल ए के बराबर होगा, ए सी और सी ए मीन्स बी होगा। यहाँ प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक एलिमेंट की कोटि 2 होगी और आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि होगी 1। आइडेंटिटी के अलावा प्रत्येक एलिमेंट की कोटि 2 होगी।
तो हम देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट की कोटि यहाँ पर ग्रुप की कोटि के इक्वल नहीं है, जबकि साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा यही कहती है कि ग्रुप साइक्लिक है तो निश्चित रूप से उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, जबकि यहाँ पर हमारे पास चारों एलिमेंटों में से किसी भी एलिमेंट की कोटि 4 ग्रुप की कोटि के इक्वल नहीं दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सो जी इज़ नॉट साइक्लिक ग्रुप। अर्थात जी एब्लियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। अतः दो इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहाँ से निकलते हैं। यदि ग्रुप साइक्लिक है तो आप इसको बिना किसी झिझक के कह सकते हैं कि वो निश्चित रूप से आबेली होगा, एब्लियन होगा। और यदि एब्लियन है तो निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि वो साइक्लिक होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।